तो कैसे हो क्लास 10th के स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने चैनल क्लास ऑफ साइंस में। कक्षा 10 विज्ञान, वो भी एनसीईआरटी वाला, अध्याय 2, जिसका नाम क्या है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आज हम इस पूरी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं और इस कदर इसको कवर करेंगे कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में या किसी भी टेस्ट में आता है तो आप इसे कर पाएंगे। तो वीडियो को आप स्टार्ट से लेके अंत तक ज़रूर देखें और ये चैनल और ये वीडियो आपको टॉप कराएगी, ये मेरा वादा है। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है जो हमें सीखना चाहिए, उस क्वेश्चन का नाम है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल की परिभाषा आप जब भी लिखोगे तो उसके स्वाद की बात करना कि स्वाद में कैसे होते हैं और वो किस लिटमस पेपर को कौन से रंग के लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले अम्ल क्या होता है उसकी परिभाषा लिखना है। परिभाषा आपको कैसे भी करके याद कर लेना है, आपके टीचर लिखवाएंगे या फिर आप चाहे तो एक क्वेश्चन अम्ल के ऊपर पूरा बना सकता हूँ। ये बात आपकी कमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेनेशन की। तो आपको अम्ल की परिभाषा याद करना है, परिभाषा के साथ अम्ल के क्या गुण होते हैं ये आपको याद करना है। इसी से रिलेटेड इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है जो आपको ज़रूर याद करना है। उस क्वेश्चन का नाम है क्षारक। क्षारक क्या होते हैं या फिर उनको क्षार के नाम से भी जानते हैं कि क्षार क्या होते हैं, इसकी परिभाषा आपको याद करना है। परिभाषा के साथ इसके गुण भी याद कर लेना है। जब आप अम्ल और क्षारक दोनों की परिभाषा और गुण याद कर लेंगे तो आप इन दोनों के अंतर को भी लिख पाओगे, क्योंकि दोनों ही टॉपिक के आपको सारे पॉइंट याद हो चुके होंगे। क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो, त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो। अम्ल क्या होते हैं उनके गुण लिखिए, क्षारक क्या होते हैं उनके गुण लिखिए, या फिर इन दोनों में अंतर लिखने को आ सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आपको सॉल्व करना आ जाएगा। इसलिए ही ये चैनल आपको इस टाइप की सारे टिप्स देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इन दोनों के मिक्स करने पर बनता है, जिसका नाम है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है ये आपको याद कर लेना है। इसके ऊपर मैं आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि जब भी अम्ल और क्षारक की हम क्रियाएं करवाते हैं, आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, तो अम्ल और क्षारक दोनों के गुण खत्म हो जाते हैं। तो दोनों के गुण को खत्म होने को बोलते हैं उदासीनीकरण, और बनता है इसके बाद जल और लवण। तो देखो अम्ल वाला पार्ट क्लियर हो गया, क्षारक भी कवर हो जाएगा और साथ में लवण कैसे बनते हैं ये भी आ जाएगा। तो आपको उदासीनीकरण अच्छे से याद करना है। इसका रासायनिक समीकरण भी आपको याद कर लेना है कि समीकरण किस तरीके से होगा, आपको लिख कर याद करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 3 IMP टॉपिक जो आपको ज़रूर करके याद करना है आप याद कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर मैं एक प्रॉपर अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करिए। इस वीडियो में आपको मैं सारे टॉपिक और उनकी हिंट देने वाला हूं, और मेरा विश्वास कीजिए कि इन टॉपिक्स के ऊपर से ही क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे। मैं अगर एक ही वीडियो में सारे आंसर को पूरा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी और आपको भी देखने में बहुत आलसी आएगी, क्योंकि हमको छोटा काम करने में ज़्यादा ईजी लगता है। तो आप एक बार इन टॉपिक्स को देख लीजिए और जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का नाम है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा याद करना है। इसका भी रासायनिक समीकरण होता है, वो भी आपको लिखकर याद करना है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग बड़े लेवल पे जो है फैक्ट्रियों वगैरह में होता है। क्या उपयोग होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसी को नॉर्मली ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, ब्लीचिंग चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग चूर्ण या फिर विरंजक चूर्ण क्या होता है आपको ये याद करना है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा ये याद करना होगा, और रासायनिक नाम क्या होगा याद करना होगा। मैं आपको बता दूं एग्जांपल के लिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, और इसका रासायनिक नाम देखें तो नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, Cl2 से क्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपको याद करना है, रासायनिक नाम याद कर लेना है, और इसे कैसे बनाते हैं तो इसकी बनाने की अभिक्रिया आपको याद करना है, बनाने की विधि
उसका भी समीकरण होगा। और सबसे आखिरी में इसका ज़रूरी भाग जो है कि इसके उपयोग क्या है, ये उपयोग आपको ज़रूर करके याद करना है। तो इस तरीके से आपका विरंजक चूर्ण इस कदर तैयार हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में किसी भी तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे अगर वो ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। अब हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम सारा का सारा हिंदी याद करें। हिंदी याद करने के साथ साथ उसका इंग्लिश वर्जन भी याद करके रखें। इससे हमारा ही जो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वाला नॉलेज कभी भी किसी के लिए नुकसानदायक तो नहीं रहा है, हमेशा फ़ायदा ही करता है। इसी के साथ फिर आपको याद करना है धावन सोडा। धावन सोडा में भी वही सारे पॉइंट याद करना है जो हमने विरंजक चूर्ण में याद किए हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आप कमेंट करके मुझे बताइए। इसका रासायनिक नाम क्या होगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसके बनाने की विधि अगर आपके टीचर पढ़ाते तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कहीं से ढूंढ कर लिख सकते हैं। और इसके अलावा इसके गुण क्या होते हैं और उपयोग, अगर आपने इतना याद कर लिया तो विरंजक चूर्ण से जुड़ा हुआ हर एक प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको हर एक चीज़ का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद चलते हैं POP पर। POP का पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, आपने अपने घर की दीवारों पर एक परत देखी होगी जो दीवार को पूरा चिकना बनाती है, उसकी सतह को इस तरीके से। तो वो एक केमिकल के कारण होती है, उस केमिकल का नाम होता है POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, ये एक जिप्सम नाम की केमिकल से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते कैसे हैं, इसके बनाने की विधि को याद करना है। बनाने की विधि, इसके भी रासायनिक सूत्र होगा और रासायनिक नाम होगा, आपको दोनों याद करना है। और अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, क्या होगा रासायनिक नाम। मैं आपको उस पर रिप्लाई भी दूंगा तो आपको और भी अच्छा लगेगा। और इसके उपयोग आप ज़रूर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के वही सारे पॉइंट्स याद करना है जो हमने विरंजक चूर्ण में याद किए हैं, यानी कि इसका रासायनिक नाम याद करना है, रासायनिक सूत्र याद करना है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन इनकी फुल फॉर्म भी आपको बोलकर बता रहा हूँ तो इससे आपको तकलीफ़ नहीं होगी। रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र याद करना है। इसके अलावा इसके गुण याद कर लेना और इसके क्या उपयोग होते हैं। इतने में टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। यानी कि 3 से 4 तो टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको केमिकल के नाम बताना है, उसका सूत्र बताना है और उपयोग बताना है। इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अब अगर बात कर ली है बेकिंग सोडा की, तो आप ये भी बताइए कि जो दूध वाले होते हैं, जो दूध बेचने के लिए मोहल्ले में आते हैं, वो अपने दूध में जो है कम मात्रा में या फिर सूक्ष्म मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ आप ये भी बताइए कि जो दूध होता है, दूध से दही बनने में समय लगता है, तुरंत तो नहीं बन पाता है। क्या कारण है कि दूध से दही बनते समय थोड़ा तो समय लगता है? तो इसका उत्तर आपको ज़रूर याद करना है, इस बार एग्ज़ाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। pH मान और pH स्केल। अब हमारे पार्ट का नाम ही अम्ल और क्षार है, जिसको हम इंग्लिश में एसिड और बेस के नाम से भी जानते हैं। तो pH मान जो होता है एक ऐसा मान होता है जो अम्ल और क्षार के तीव्रता को या फिर उनके गुणों को दर्शाता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी क्लास के हो तो आप बताओगे 10th के, तो वैसे ही अम्ल और क्षार के भी कुछ गणितीय मान होते हैं। तो क्या होता है pH मान, ये आपको पढ़ना है, ज़रूर करके याद करना है क्योंकि IMP है। pH स्केल क्या होता है और इसके दैनिक जीवन में क्या उपयोग हैं या फिर इसका क्या महत्व है। उपयोग के नाम से आ सकता है या तो फिर महत्व के नाम से आ सकता है, इतना आपको याद कर लेना है। इसके बाद एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है क्लोर एल्काली अभिक्रिया। जी हाँ, क्लोर एल्काली अभिक्रिया क्या होती है ये आपको ज़रूर याद कर लेना है। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन IMP प्रश्न में से एक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12वां है वो है कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल सूखी अवस्था में हो, सूखी अवस्था या फिर चूर्ण के रूप में हो, तो वो अम्ल के गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी कि अगर उनमें जल अनुपस्थित हो, अनुपस्थित यानी कि अम्ल में जल अगर अनुपस्थित हो, जल के अणु ना हो, तो वो अम्ल जो होता है
केमिकल के फॉर्म में होने के बावजूद भी अम्ल के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है तो आपको ये याद करना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न ये होता है कि क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाकर पूछते हैं कि एक जिज्ञासा बनती कि ऐसा होता है तो क्यों। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13 कि जो अम्ल होता है, अम्ल अगर तरल रूप में हो, तरल यानी कि इसमें जल के अणु मिले हो, तो वो विद्युत का संचालन करता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का संचालन करता है। तो अम्ल में ऐसा क्या गुण है कि जो विद्युत का संचालन करने लग जाता है, यानी कि इसके अंदर से करंट का फ्लो हो सकता है, क्यों हो सकता है वो आपको जरूर करके याद कर लेना है। और अगर विद्युत संचालन की बात हो ही गई है तो एक क्वेश्चन ये भी देखो कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल वो जल जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो, जो उबालकर शुद्ध किया गया हो या नॉर्मली भी शुद्ध हो, तो वो विद्युत का यानी कि करंट का संचालन नहीं करता है। ये आपके लिए आईएमपी भी है कि शुद्ध जल कभी भी विद्युत का चालन नहीं करता है, उसके अंदर से करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। लेकिन उसकी जगह अगर कुछ अशुद्ध जल हो, अशुद्ध जल का उदाहरण बोले तो वर्षा का जल, बारिश का जो पानी होता है। यहाँ लास्ट में राइटिंग ख़राब हो रही है, लेकिन आपको मैं बोलकर भी बता रहा हूँ तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है, पढ़ना भी आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए ना यार, आप लोगों के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो प्रश्न ये है कि शुद्ध जल विद्युत का संचालन नहीं करता है, यानी कि इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। अशुद्ध जल से विद्युत का प्रवाह हो जाता है। तो क्यों होता है, इसका कारण आप जरूर याद करिए। कुछ ऐसे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उसमें से एक है अम्लता रोधी या फिर अम्ल रोधी किसे कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम भी कई बार आ जाता है एंटासिड। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन याद करना चाहिए, इससे हमारे ब्रेन का भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और क्वेश्चन अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो हम इंग्लिश में देखकर तो कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न इंग्लिश में भी लिखे आते हैं, हिंदी में भी लिखे आते हैं। अम्लता रोधी किसे कहते हैं, एंटासिड किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इस बार भी आने के चांसेस हैं, तो इसे आप ज़रूर करके याद कर लीजिए। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो दही होता है, दही और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, उनको आप तांबे के पात्र में नहीं रखते हो, तांबे के पात्र में, यानी कि तांबे या जस्ते के पात्र में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? नॉर्मली होता है कि दही में अम्ल होता है, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है उसमें अम्ल होता है। वो अम्ल क्या होता है कि तांबे वगैरह से क्रिया कर जहरीले हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए दही और खट्टे पदार्थ को तांबे के पात्र में नहीं रखा जाता है। इसका एक प्रॉपर आंसर आप अपने टीचर के थ्रू याद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं सिखाऊं तो आप कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर भी अच्छी डिटेल की वीडियो बनाऊँगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इस चैनल की हर एक वीडियो को देख लिया तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, और एक बार वीडियो देखने पर ही आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप किसी भी एक टॉपिक की वीडियो देखिए और आपको वो तुरंत याद हो जाएगा। फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि याद हुआ या नहीं। एक आखिरी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसके बाद आपका चैप्टर 2 अध्याय 2 पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। आप मुझे ये बताइए कि दही, इसके अलावा हो गया विनेगर। विनेगर वही है जो चाइनीज़ के स्टॉल पर आप देखते हैं कि वो नूडल्स बनाते बनाते कुछ पानी जैसा लिक्विड भी उसमें मिला देते हैं, तो वही होता है विनेगर। विनेगर में भी एक अम्ल होता है, क्या होता है बताइए? दही में, विनेगर में, संतरा में, संतरा के साथ नींबू, और चींटी के डंक में, और इसके अलावा इमली। इतनी चीज़ों में कौन से प्रकार का अम्ल पाया जाता है? मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दही में, विनेगर में, संतरा में, नींबू में, इमली में, इनमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं। इसके अलावा आप टमाटर का बताइए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ तो हमेशा ही खालिस्तान सही जोड़ी या फिर सही विकल्प में पूछा ही जाता है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने इतने टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिए हैं तो आपके 2 पार्ट की तैयारी इतनी पक्की हो जाएगी कि आपको कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको चैप्टर 2 से आने वाला हर एक प्रश्न पूरे नंबर दिलाने वाला है। तो आप ऐसा कीजिए कि इन सारे क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए और इनको लाइन से समझते जाइए, याद करते जाइए, और उनके ऊपर इस तरीके से टिक करते जाइए कि ये याद हो गया, इसे टिक कर लेते हैं, ये याद हो गया, इसे भी टिक कर लेते हैं, ये याद हो गया, इसे भी टिक कर लेते हैं। जो याद होते जाइए उस पर आप टिक लगाते जाइए, और आखिर में ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, टेस्ट देने जाएंगे, तो इनको फटाफट रीडिंग लगाना आसान हो जाएगा और कम टाइम में आप पूरी की पूरी तैयारी कर पाएंगे। और इसी तरीके से आपको ये चैनल पूरी तरीके से टॉप कराने की तैयारी करा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने सारे फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ ताकि उन तक भी ज़रूरी ज्ञान पहुँच पाए।